पीजी यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम के सिलेबस को इजी कैसे बनाएं कि पीजी के साथ साथ एकदम कम समय में यानी कि 2 साल के अंदर ही मैं इससे जुड़े हुए एग्ज़ाम को किस तरह से पास करूं। मेरे एग्ज़ाम नेट का एग्ज़ाम है, जेआरएफ का एग्ज़ाम है, जो मेरा पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो मैं किस तरह से पास करूं, जबकि टाइम 2 साल का ही है और सिलेबस काफ़ी बड़ा है। तो अगर ये आपके सामने सवाल हैं तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, एनएलपी प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट रूबरू हूँ आपसे एक टॉपिक को लेके जिस टॉपिक का नाम है पीजी सिलेबस को इजी कैसे बनाएं ताकि आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मैंने पिछले 20 सालों से मैं हूँ इस फील्ड में और बहुत सारे बच्चे जो मेरे ऐसे हैं। पहला तो ये देखें कि जो पीजी का जो सिलेबस है वो उसको इजी कैसे बनाएं या उसको छोटा कैसे करें। अब वैसे तो काट पीट के तो हम सिलेबस उसको छोटा नहीं कर सकते और इजी बना लें एकदम से, तो ऐसी कोई मशीन भी नहीं होती। मगर यहाँ एक एनएलपी की टेक्निक मैं शेयर कर रहा हूँ और एक स्टडी वेलनेस के जो कुछ प्रिंसिपल हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। और ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए नई नहीं हैं, आपके लिए पुरानी चीज़ें हैं। तो एक नाम आपने सुना, रिफ्रेशर बुक। जी हाँ, आपने एक बुक का नाम सुना है, रिफ्रेशर बुक। रिफ्रेशर बुक अगर आपने नाम सुना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है तो बता दूं कि क्या होती है। रिफ्रेशर बुक वो बुक होती है मेनली 11th और 12th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। 11th और 12th क्लास में एक तरफ एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं जो एकदम स्पेसिफाइड होती हैं, कंसाइज होती हैं, और इसी के एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, जो बुक्स है, उनको एक डिटेल में कुछ दूसरे ऑथर लिखते हैं कुछ किताबों को, उनको रिफ्रेशर बुक कहते हैं। ऐसे समझो कि एक गवर्नमेंट बुक और दूसरी इसका दूसरा वर्जन बुक हो गया। इस तरह से एक आड़ू भाषा में अपन समझ सकते हैं। तो उस बुक में, रिफ्रेशर बुक में और एनसीईआरटी बुक में फ़र्क ये होता है कि एनसीईआरटी बुक में मान लो एग्जाम्पल 10 दिए हैं, उसमें एग्जाम्पल 20 होंगे। उसको किसी टॉपिक को मान लो किसी चैप्टर को मान लो 5 पेज में समझाया है एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे वो 10 पेज में समझाएंगे, यानी कि आपको डिटेल समझा देते हैं वो, यानी कि उसमें डिटेल दी होती है, एग्जाम्पल ज़्यादा दिए होते हैं और जो ऑथर है उसका एक डिफरेंट व्यू मिल जाता है। इसका फ़ायदा, जो रियल सेंस में जो फ़ायदा वो ये है कि जो एनसीईआरटी के जो लेखक उन्होंने लिखा उसका व्यू तो आपको एनसीईआरटी बुक में मिल गया, और दूसरी एक बुक और पढ़ ली तो आपको एक थर्ड ओपिनियन भी मिल गई। इससे क्या होता है कि आपका जो कंसेप्ट है बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है, इसलिए रिफ्रेशर बुक को पढ़ा जाता है, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो अब आपको समझ आ गया कि रिफ्रेशर बुक क्या है। और जब रिफ्रेशर बुक आपको ने चाहे पढ़ी या नहीं पढ़ी, तो जब आपने पढ़ी है, ठीक है, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ी है तो आपको पहला काम ये करना है, अगर आपके पास नहीं है रिफ्रेशर बुक तो पहला काम है आपको रिफ्रेशर बुक को परचेज़ करना है। रिफ्रेशर बुक को आपको परचेज़ करना है, ख़रीदना है, ठीक है। ये इन्वेस्ट है 200, 300, 500 रुपये का, और आप यकीन मानिए कि आपको इससे फ़ायदा होगा। जब आपने इस बुक को परचेज़ कर लिया तो क्या करना है, इस बुक को पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ लेना है अंधा विश्वास करके। जो मैं कह रहा हूँ उस पर पूरा विश्वास कर लें और पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ लें, और एक बार नहीं 2 बार ज़रूर पढ़ लेना, 2 बार ज़रूर पढ़ लेना। अगर आप मेरे स्टूडेंट को जानते हैं तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं। तो आपको पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ना है और 2 बार कम से कम पढ़ लेना। इससे होगा क्या, जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो होगा क्या, इससे 3 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ ये होगी कि जब आपने अब तक आपने 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा, सेकेंड ईयर में पढ़ा, थर्ड ईयर में पढ़ा, खूब पढ़ा आपने, बट कुछ टॉपिक हैं वो मिसिंग हैं, कुछ टॉपिक हैं जो छूट गए, ना फर्स्ट ईयर में पढ़ पाए, ना सेकेंड ईयर में पढ़ पाए या थर्ड ईयर में पढ़ पाए,
तो वो टॉपिक जो छूट गए वो टॉपिक सारे इस रिफ्रेशर बुक में हैं, और चूंकि वो सारे टॉपिक आपके पीजी के सिलेबस में भी हैं, ठीक है ना, ज़रूरी इसलिए कि वो पीजी के सिलेबस में। तो एक तो मिसिंग टॉपिक आपके पूरे आ गए, यानी कि पूरे अच्छे से आपको समझ में आ गए, वो मिल गए। नंबर 2 कि जो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक भी आपको मिलेंगे जो आपको समझ ही नहीं आएंगे कि अरे ये क्या चीज़ है। तो वो सिलेबस की पूरी क्लैरिटी आपको इस रिफ्रेशर बुक से मिल जाती है, यानी कि कौन से टॉपिक में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, कितना डिटेल जाना है, क्योंकि रिफ्रेशर में तो आउटलाइन है, रिफ्रेशर बुक में तो एक आउटलाइन है, तो वो आपको सिलेबस की क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाती है। और सिलेबस की जो क्लैरिटी है वो आपकी 50% सफलता को सुनिश्चित कर देती है। नंबर 3 कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपने पढ़े तो थे 11th में, बहुत अच्छे समझ में आए थे सर, 12th में पढ़ लिए थे, बीएससी फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर, कहीं भी आपने पढ़े, बट अब वो माइंड से साफ़ हो गए, यानी कि हमारा माइंड भूल गया, हमें याद ही नहीं है कि वो क्या थे, तो वो भी रिकॉल हो जाते हैं। तो ये 3 बड़े बेनिफिट हैं इस रिफ्रेशर बुक के। अब तो ये तो हो गए साहब बेनिफिट की बात, बट आपका सवाल ये होता है मेरे बच्चों का कि सर सिलेबस को शॉर्ट किस तरह बनेगा, ईजी किस तरह बनेगा, और ये आप रिफ्रेशर बुक की टेक्निक है वो आप क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे रीज़न आप ध्यान से समझिए। ये इस वीडियो का मेन पार्ट शुरू हो रहा है। रीज़न इसके पीछे यह है कि जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, आपका नेट है, आपका जेआरएफ है, आपका आरपीएससी का है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जो एमएससी के बेस्ड हैं, एमएससी भी टिके हुए हैं, ठीक है, मैं एक मोटे तौर पे यही एग्ज़ाम स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका सिलेबस आप देखेंगे ना, यानी कि उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जो आते हैं वो करीब 70% क्वेश्चन, वो चाहे आप आरएस का एग्ज़ाम ले लो, आप आईएएस का एग्ज़ाम ले लो, है ना, 70%, मैं नीट और मेडिकल की इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, 70% जो पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं बेसिक, और ये 70% पोर्शन आपका इस रिफ्रेशर बुक में से आ जाता है। 70% जो ये बेसिक पोर्शन तो वो इस बुक में से आ जाता है। अब ज़रा सोचिए कि एक किताब में से आपको 100 में से 70 क्वेश्चन कवर करने को मिल जाते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और एक और बताऊं कि आपके जो नेट एग्ज़ाम और इसकी मेरिट आप कभी किसी से पूछिएगा अपने सीनियर से कितनी रहती है, 70 से कम ही रहती है, ऐसा स्टूडेंट मेरे को आके बताते हैं। तो पहला इसका रीज़न ये हो गया कि आपको 70% आपको सपोर्ट मिल गया एक ही किताब से। और दूसरी बात कि ये किताब, खास बात क्या है कि ये मोस्ट ईजी टू रीड है, क्योंकि वो सिलेबस है जो आपके लिए बहुत छोटा सा सिलेबस है, आप पहले पढ़ चुके हैं इसको, मोस्ट ईजी टू रीड है ये, और इट्स नॉट न्यू फॉर माइंड, यानी कि ये आपके माइंड के लिए, यानी कि मेरे माइंड के लिए सिलेबस नया नहीं है। और याद रखिएगा, एनएलपी के होने के नाते मैं बात कर रहा हूँ कि एनएलपी का प्रिंसिपल है कि हमारा माइंड उस चीज़ को बहुत जल्दी से पहचान लेता है जो हमारे लिए नई नहीं होती, हमारे लिए पुरानी होती है। जैसे आपके नानी का घर और आपकी जो पुरानी चीज़ें आप फटाक से पहचान लेते हो कि ये मेरी है, ये उसकी है, आपको पूरी मेमोरी में रहती है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। तो वैसे ही आपका माइंड बहुत जल्दी उसको कैप्चर कर लेता है, यानी कि 70% चीज़ें आपके लिए आसान हो गई। मतलब यूँ आप एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, और एक 11th-12th की बुक को आप आराम से 10 दिन 15 दिन में बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, और मेरे बच्चे पढ़ भी जाते हैं। तो ये, और इसमें थर्ड जो एस्पेक्ट जो है वो ये है कि ये बैकबोन की तरह काम करती है। ये जो रिफ्रेशर बुक है ना, ये बैकबोन की तरह काम करती है, और ये जो बैकबोन है यही इजी बनाती है, यही इस आपके सिलेबस को इजी बना देगी और आपके सिलेबस को छोटा बना देगी। यही एक रास्ता है मेरे अकॉर्डिंग, यही एक रास्ता है मेरे अकॉर्डिंग कि सिलेबस को इजी करने का और सिलेबस को छोटा करने के लिए। अब आप पूछेंगे सर कि उन बुक्स के नाम बताओ, तो चलिए, आप अगर एमएससी बॉटनी में हैं, मैं चूँकि बॉटनी का हूँ, और आप अगर जूलॉजी में हैं, क्योंकि एमएससी बॉटनी जूलॉजी में लाइफ साइंस होती है, तो मैं 2 एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप अगर एमएससी बॉटनी में हैं तो आप
एक बुक आती है MP कौशिक के नाम से, तकरीबन 300-400 की सेकेंड हैंड मिल जाएगी मार्केट में, नई खरीदनी भी ज़रूरी नहीं है। उसको ले लें आप, वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, और उसको पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ते चलिए, और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन सब सॉल्व कर लीजिए उसको, बिना कोई सवाल करे, पहले पेज से लास्ट पेज तक पूरी आस्था रखते हुए। अगर आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी ले लें, इंग्लिश के तो इंग्लिश ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें एक किताब और आती थी वेद प्रकाश सिंगल, इसी के लेवल की, बट वो मार्केट में है नहीं, या इसके अलावा आपके पास कोई बुक है ऐसी, इसके अलावा अगर आपके पास कोई रिफ्रेशर बुक है तो उसको ले लें, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी ले लें, किसी को भी ले सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल आपने पूछा तो ये मैंने बताया, और ये बुक मार्केट में अवेलेबल भी है। अगर आप जूलॉजी से हैं तो रमेश गुप्ता ले लें आप, मॉडर्न जूलॉजी के नाम से आती है रमेश गुप्ता, और ये हिंदी में ही आती है, बट ये ऐसी बुक है जिसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हमारे पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें शब्दावली सारी इंग्लिश में दी हुई होती है। तो ऐसे ही आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं जिससे आप अपना काम कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ, यानी कि इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कि सिलेबस को इजी कैसे बनाएं, सिलेबस को छोटा कैसे बनाएं, और किसी एग्ज़ाम के क्या इसेंस होते हैं, और किस एग्ज़ाम को हम 70% तक किस तरह से हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल ID दिया हुआ, आप मेरे को मेल कर दें, तो मैं आपके सवाल के अकॉर्डिंग आंसर दे दूंगा। हो सकता है मेरे को मैं किसी वीडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर मिले। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि लाइक कर दें, और आपको लगता है कि किसी की मदद भी कर सकता है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और चूँकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ तो मैं चाहूँगा, मेरा गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।